ठीक है, तो देखो आज हम लोग का केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। केमिस्ट्री का बेसिकली तुम्हारा जो चैप्टर 1 है, ठीक, इसको हम लोग को थोड़ा सा 11th का भी लेते हुए चलना है। तुम्हारे चैप्टर 1 में तुमको कंसंट्रेशन टर्म्स पूरा आना चाहिए, पूरा, एक आध दो टर्म नहीं। पता है कि नहीं कंसंट्रेशन टर्म क्या होते हैं? किसी को कंसंट्रेशन टर्म नहीं? इधर पीछे, इधर सामने, नहीं? कंसंट्रेशन टर्म्स में पढ़ते क्या क्या है? बस मोलारिटी, मोलालिटी, वो परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, मास परसेंटेज बाय वॉल्यूम, ठीक। तो ये सारी चीजें जो है केमिस्ट्री के तुम्हारे चैप्टर 1 में, चैप्टर 1 में ही नहीं, आगे के चैप्टर्स में भी यूज किए हुए हैं। मोलारिटी का तो आगे के भी चैप्टर्स में तुमको फॉर्मूले यूज करने ही है। क्लियर? तो 11th के तुमको कौन कौन से कंपल्सरली करने टॉपिक्स, वो पहले सुन लो। एक तो केमिस्ट्री स्टार्ट करने के लिए तुमको पीरियोडिक टेबल तो पूरा का पूरा याद रहना चाहिए, सिंपल, इसमें कोई और कमी करने वाली बात है ही नहीं। पीरियोडिक टेबल बोलने का मतलब एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, इतना तो पता ही रहना चाहिए। नीचे के एफ ब्लॉक को भूल जाओ, वो नहीं भी करोगे एक बार के लिए तो भी चल जाएगा, क्योंकि जब हम लोग ये चैप्टर में इस साल करने वाले रहेंगे, मैं वहीं पे तुमको उसके जितने काम के रहेंगे याद करवा दूंगा। हालांकि बहुत सारे एलिमेंट्स, उसके एलिमेंट्स बहुत ज्यादा काम के वैसे नहीं आने वाले, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक, उतने को हम लोग एफ ब्लॉक के एलिमेंट से पढ़ने वाले हैं लास्ट में। और डी ब्लॉक का भी जो पिछले साल में तुमको आखिरी लाइन को करने के लिए मना किया गया था, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होते हैं, उनके बारे में उतना ज्यादा डिटेल हम लोग को किसी पे देखने, किसी क्वेश्चन या टॉपिक पे देखने के लिए नहीं मिलता। तो बाकी बच गए पीरियोडिक टेबल में तुम्हारा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, और अगर इस हिसाब से देखोगे पीरियड के हिसाब से, ठीक, तो डी ब्लॉक का आखिरी के 2 लाइन को छोड़ सकते हो। क्लियर है इतना? बाकी जो बचे सभी का मास भले तुमको याद रहे ना रहे, एटॉमिक नंबर तो मुंह जुबानी याद रहना चाहिए। क्वेश्चन में दिखा मतलब उसका एटॉमिक नंबर तुम्हारे भेजे में आ जाना चाहिए, ठीक है? तो इतने को तो किसी भी हाल में तुम लोग को पहले कंप्लीट करना है। दूसरा, 11th में जो कंसंट्रेशन टर्म पढ़े हुए थे उसको पूरा का पूरा पढ़ना है। किसी के भेजे में थोड़ा मोड़ा भी कुछ है या पूरा ही डिटेल में याद पढ़ना पड़ेगा? नहीं है किसी के में? नहीं ना? ठीक है, देखो, तो इसके लिए क्या करना है, आज 11th वालों का मैथमेटिकल टूल्स अप्रोक्सीमेट कंप्लीट हो चुका है उनका, और एक क्लास बचा है, तो मैंने उनके क्लास में बता दिया है। हालांकि 11th में ऑफलाइन वाले कोई नहीं है, सारे के सारे ऑनलाइन वाले हैं, ठीक। तो कल के क्लास में हम लोग कंसंट्रेशन टर्म स्टार्ट करेंगे। आज उसके पहले के टॉपिक्स जितने कराने लायक उतने को मैं कवर करवा दूंगा। कल कंसंट्रेशन टर्म पहले करेंगे, 2 दिन मैन तो खाएगा ही खाएगा, मान करके चलो, ठीक है? कल और परसों में कुछ एक क्लास खाए, अगर 2 दिन में हो जाता है तो 2 दिन तुम्हारे साथ 11th वाले भी बैठेंगे, मतलब क्लास करने वाले हैं। तो 11th और 12th दोनों का क्लास कंसंट्रेशन टर्म हम लोग बेसिक से लेकर के पूरे, हालांकि उसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं, बस 6, 7 या 8 कंसंट्रेशन टर्म तुमको करने हैं, और 7 8 के फॉर्मूले देखने और उनको सॉल्व करने का तरीका बस तुमको पता रहना चाहिए। क्लियर? तो कल हम लोग 6 बजे वाले क्लास में कंसंट्रेशन टर्म करने वाले हैं 11th वालों के साथ। उनके साथ में करोगे तो होगा क्या, क्योंकि वो लोग पहली बार पढ़ेंगे, ठीक, वो लोग पहली बार पढ़ेंगे, तो मैं उनको पढ़ाने के लिए बहुत बेसिक लेवल से लेकर के चलूंगा। तुम लोग खाली बैठे हुए रहोगे तो मेरे को जिसका भी चेहरा पता चल गया कि नहीं भाई इनको आ जा रहा है, हाँ, तो फिर मैं वहां से स्किप करते हुए आगे बढ़ना चालू कर दूंगा। इससे बढ़िया है आज सबसे पता चल रहा है कि तुम्हारा बिल्कुल स्वाहा है, इसी वजह से तुमको बेसिक से ही पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? ठीक। और अगर कल के क्लास में तुमको क्वेश्चन सब चीज समझ में आना चालू हो जाएगा, जल्दी जल्दी अगर तुम्हारे भेजे में वो डाइजेस्ट होना चालू हो जाएगा, तो फिर मैं तुम्हारे बैच को अलग कर दूंगा और उनको फिर अलग से पढ़ाऊंगा, क्योंकि उनको तो मेरे को डिटेल में पढ़ाना ही है। क्लियर इतना? ठीक। तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे कंसंट्रेशन टर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बन जाएगा ये? इतना समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है, तो फिर ठीक है, तो ठीक है, फिर आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में तुम्हारे अगर किसी के पास पुराना बुक हो तो पुराने बुक में पहले चैप्टर में सॉलिड स्टेट करके दिया हुआ है। क्लियर? वो चैप्टर पूरा डिलीटेड है, उसके कोई टॉपिक नहीं, पूरा का पूरा चैप्टर डिलीटेड है। और नया बुक जो रहता है ये तुम्हारा स्टार्ट हुआ है सॉल्यूशन चैप्टर। क्लियर?
तो केमिस्ट्री का तुम्हारा पहला नंबर का चैप्टर है सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस क्या होता है, किसको पता है? बोल क्या होता है? होमोजेनस मिक्सचर होता है। वाह, पीछे होमोजेनस मिक्सचर, ठीक। होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है? होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है? वो तो कोई सा भी सब्सटेंस हो गया भाई, किसी भी चीज में कुछ मिलाने का मतलब तो वो अलग अलग टाइप के भी कंपाउंड्स को मिला देगा। पीछे, अच्छा केमिस्ट्री वीक है इधर, सेम। तो होमोजेनस मिक्स, होमोजेनस क्या होता है? होमोजेनस बाजू एक जैसा प्रॉपर्टी, जैसे मैं ऐसा मान सकते हो एक तरीके से, जैसे अगर होमोजेनस होंगे तो आपस में पूरा का पूरा कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे, ठीक। और इस टाइप की चीजों को हम लोग मिसिबल बोलते हैं, आपस में मिस मिल जाएंगे, ठीक। और जो आपस में मिल नहीं पाते हैं उनको इमिसिबल बोलते हैं, और जो थोड़ा मोड़ा मिलते हैं उनको पार्शियली मिसिबल बोलते हैं, ठीक है। पानी और तेल को आपस में मिलाओगे तो वो आपस में मिलेगा क्या? पूरा नहीं ना। तो वो कैसे होते हैं? इमिसिबल होते हैं। और वहां पे जो कंपाउंड्स यूज किया गया है पानी और तेल के केस में, ये दोनों हो जाएंगे हेट्रोजीनस मिक्सचर, ठीक। हेट्रोजीनस कंपाउंड्स हो जाएंगे। और अगर हम लोग होमोजीनस की बात करेंगे तो सेम टाइप के होते हैं, बोलने का मतलब बन जाएगा ये, ठीक। तो इसके लिए हम लोग को पूरा लिखते हुए भी चलना है। चलो ठीक है भाई, लगाओ आज के लिए हेडिंग लगाओ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस, ठीक है। देखो, तो सॉल्यूशन जो है पहले हम लोग इसको डिफाइन कर देते हैं कि एक्चुअल में सॉल्यूशन होता क्या है, फिर एक एक करके यहाँ से आगे बढ़ेंगे। हालांकि आज की क्लास में बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाने वाले और बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करने वाले, क्योंकि आगे के क्लासेस को तुमको करने के लिए कंसंट्रेशन जमाना बहुत जरूरी है। क्लियर? तो ये कल के क्लास के बाद ही फिर बाकी पॉसिबल होगा। हालांकि आज भी तुम्हारा अच्छा खासा टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाएगा। देखो ध्यान, सॉल्यूशन बोलने का मतलब क्या हो जाएगा? अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज, लिखते चलो फटाफट साथ में, अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज, ये एस ओ एल और ऊपर में एन लिखा हुआ है, बोलने का मतलब है सॉल्यूशन है। डिफाइंड एज द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ, a solution is defined as the homogeneous mixture of two or more compounds या components, two or more components। एक काम करो, टू और मोर नॉन रिएक्टिव कंपोनेंट्स, टू और मोर नॉन रिएक्टिव कंपोनेंट्स, ठीक है। विच कैन बी वेरीड टू द सर्टेन लिमिट्स, ये बुक में लिखा हुआ रहता है बट उसको नहीं लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, सिर्फ इतने को दिमाग में बिठाओ। सबसे पहले इस पे क्या लिखा हुआ है कि दो या दो से ज्यादा हम लोग होमोजिनस कंपाउंड्स का मिक्सचर लेने वाले, ठीक है। वो जो मिक्सचर तैयार हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्यूशन, ठीक। उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन जो हम लोग प्रिपेयर किए हुए हैं इनमें हम लोगों ने जिन भी कंपाउंड्स का यूज किया हुआ है, सॉल्यूशन प्रिपेयर होने के बाद उनका जो आइडेंटिटी है वो रिटेन नहीं रह पाता, वो लॉस हो जाता है, समझे? मतलब जैसे पानी को मिल्क से मिला दिया, मिल्क और वाटर को आपस में मिक्स किए, ठीक है। तो पानी और बचा क्या है वहां पे? जो जो तुम्हारा सॉल्यूशन वहां पे मिल करके आया है, बन करके आया हुआ है, वो प्योर मिल्क है? नहीं। प्योर वाटर है? नहीं। पानी का वहां पे कुछ अपना आइडेंटिटी है, पानी का टाइप का कुछ वो प्रॉपर्टी शो करेगा फिजिकली, दिखने में पानी जैसा हो ऐसा नहीं है ना, टेस्ट अगर करोगे तो पानी जैसा नहीं लगने वाला होगा। मिल्क जो है, जो एक्चुअल में मिल्क होता है वो जैसा होगा, उसका टेस्ट जैसा होगा, वो जिस टाइप से कंसंट्रेशन में रहेगा, पानी मिलाने के बाद भी वैसा ही रहेगा क्या? नहीं ना। दोनों आपस में मिलने के बाद अपने अपने आइडेंटिटीज जो है वो लूज कर देते हैं, ठीक है। अपने आइडेंटिटी को रिटेन नहीं कर पाते। कोई डाउट इसमें? समझे? क्लियर? चलो
तो इसमें क्या लिखना है फिर आगे, इन अ सॉल्यूशन components cannot retain their identities. Cannot retain their identities. ठीक, या फिर इस पे लिख सकते हो कंपोनेंट लूज देयर आइडेंटिटीज, जो लिखना चाहो। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन इसको बोल रहे हैं, कोई डाउट इसमें नहीं। अब देखो पानी में मतलब लिक्विड वाले में लिक्विड डिसॉल्व हो या लिक्विड वाले लिक्विड का ही सॉल्यूशन बने ऐसा जरूरी नहीं है। सॉल्यूशन भी बेसिकली हम लोग को तीन टाइप से आगे में कवर करना है, एक हो जाएगा सॉलिड सॉल्यूशन, एक हो जाएगा लिक्विड सॉल्यूशन, एक हो जाएगा गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले हम लोग को और भी बहुत सारी चीजें कवर अप करते हुए चलना है। तो देखो ध्यान से यहाँ पे कंपोनेंट्स कितने मिल करके एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किए हुए हैं, इस बेसिस पे सॉल्यूशन को हम लोग डिफरेंट टाइप से क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। क्लियर, तो अगला हेडिंग लगाओ, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कौन से बेसिस पे देख रहे हैं, बोलने से ये हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। क्लियर, अगर कोई सा भी सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ है तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। क्लियर, अगर कोई सा सॉल्यूशन तीन टाइप के कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ है तो इसको बोलेंगे हम लोग टर्नरी सॉल्यूशन। क्लियर, और अगर चार कंपोनेंट से मिलकर के बनेगा तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है, आगे देखो, तो लिख लो इसमें टू कंपोनेंट्स, मिक्सचर ऑफ टू होमोजेनियस कंपोनेंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद फिर ये हो जाएगा थ्री कंपोनेंट्स, फिर आ जाएगा फोर कंपोनेंट्स। इतने तक ही बेसिकली देख लो, बहुत है। एक हो जाएगा थ्री कंपोनेंट्स, एक हो जाएगा यहां से फोर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो थ्री कंपोनेंट्स वाले को हम लोग बोलते हैं टर्नरी सॉल्यूशन। क्लियर, और इसको हम लोग बोलते हैं क्वाटरनरी सॉल्यूशन। क्वाटरनरी सॉल्यूशन ये हो जाएगा तुम्हारे कंपोनेंट के बेसिस पे सॉल्यूशंस के टाइप। क्लियर है इतना? लिखे, ये लिख लिए, इतना समझ में आ गया होगा। तो देखो सॉल्यूशन के बेसिस पे बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन और क्वाटरनरी सॉल्यूशन, ये हो जाएंगे तुम्हारे कंपोनेंट के बेसिस सॉल्यूशन के टाइप्स। क्लियर हुआ? अब इसमें जो हम लोग को बेसिकली देखना है पूरे चैप्टर में, वो हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन से डील करने वाले हैं। बोलने का मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो दो ही कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ है। क्लियर, ऐसे सॉल्यूशन को बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे और पूरे चैप्टर में हम लोग इसी सॉल्यूशन के बारे में डील करने वाले हैं। तो बाइनरी सॉल्यूशन जो रहता है इसमें दो कंपोनेंट्स तुमको देखने के लिए मिलेंगे। तो दो जो कंपोनेंट्स है, एक सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट्स को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट। क्लियर, और दूसरे कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। एक हो जाएगा सॉल्यूट और एक हो जाएगा सॉल्वेंट। कोई डाउट? क्लियर है? ठीक, तो देखो इस बेसिस पे हम लोग को सॉल्यूट और हम लोग को तो देखना बाइनरी सॉल्यूशन, हमारे काम का है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, तो बाइनरी सॉल्यूशन में क्या लेना है, दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो कंपोनेंट्स में से एक को बोलेंगे हम लोग सॉल्यूट
और दूसरे को हम लोग बोलेंगे सॉल्वेंट। एक को बोलेंगे सॉल्यूट और दूसरे को बोलते हैं सॉल्वेंट। कोई डाउट नहीं? ठीक है, तो मेरे को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता दो, सॉल्यूट किसको बोला जाता है और सॉल्वेंट किसको बोला जाता है? उसको सॉल्यूट बोलेंगे और जो ज्यादा नंबर में होगा उसको सॉल्वेंट बोलेंगे। क्लियर? क्या क्या हो जाएगा? लेस नंबर वाले को सॉल्यूट और ज्यादा नंबर वाले को सॉल्वेंट। ठीक है, इधर सामने वही है क्या? इधर वही है? ठीक, ठीक है भाई। तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, जो ज्यादा नंबर में होता है उसको उसको सॉल्यूट और जो कम नंबर में होता है उसको सॉल्वेंट। 100% ट्रू नहीं है। क्लियर? ये स्पेसिफिक केसेस में ही यूज कर सकते हैं। कोई डाउट? ऐसे समझो, मान लो मैंने एक शुगर सिरप लिया हुआ है, ठीक है, मैंने शुगर सिरप लिया हुआ, तो शुगर सिरप जो मैंने यूज किया हुआ है कैसे है ये समझो। 60% इसमें शुगर है और 40% इसमें वाटर है। क्लियर? क्या है? 60% शुगर और क्या है? 40% इसमें वाटर। तब के केस में जो सॉल्यूट है, जो सॉल्यूट है, तुमको लगेगा वाटर होगा क्योंकि ये कम नंबर में है और सॉल्वेंट यहाँ पे शुगर सिरप आना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। यहाँ पे वाटर ही क्या है? सॉल्वेंट। क्लियर? क्या है यहाँ पे? वाटर सॉल्वेंट। और जो शुगर होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सॉल्यूट। भले ही ये अमाउंट पे ज्यादा है लेकिन इसको हम लोग सॉल्यूट ही बोलेंगे। ठीक, अब समझो इसका रीजन। ये तो हो गया वाटर और ये हो जाएगा शुगर सिरप। हम लोग सॉल्वेंट उस कंपोनेंट को बोलते हैं, उस कंपोनेंट को बोलते हैं जिसका फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट के जैसा होता है। जिसका फिजिकल स्टेट कैसा हो? सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट के जैसा हो। आया इतना समझ में? अब देखो क्या मैंने यूज किया हुआ यहाँ पे? शुगर सिरप। शुगर सिरप लिक्विड होगा कि सॉलिड होगा कि गैस होगा? लिक्विड होगा, सिंपल सी बात। दो हमारे पास कंपोनेंट है, एक है वाटर और दूसरा शुगर। तो शुगर क्या है? सॉलिड है और वाटर क्या हो जाएगा? लिक्विड। तो लिक्विड लिक्विड ये वाटर है ना, और फाइनल सॉल्यूशन भी कौन से स्टेट में? लिक्विड स्टेट में। तो इस वजह से वाटर क्या बनेगा यहाँ पे? सॉल्वेंट। समझे इतना? तो ये डेफिनेशन हर जगह पे एप्लीकेबल या सही नहीं होता है। कौन सा वाला? कि जो लार्ज अमाउंट पे रहेगा वो सॉल्वेंट और जो स्मॉल अमाउंट पे रहेगा वो सॉल्यूट। लेकिन ये जो अभी मैंने बताया कि फिजिकल स्टेट जिसका सॉल्यूशन के जैसा होता है वही क्या होगा? सॉल्यूट होगा, सॉरी सॉल्वेंट होगा। क्लियर? और बाकी जो दूसरा कंपोनेंट है वो सॉल्यूट हो जाएगा। इतने में कोई डाउट नहीं है? नहीं है? दूसरा एग्जांपल देखो, फिर इसको भी लिखेंगे दोनों को। दूसरा एग्जांपल देखो, अगर हम लोग इथाइल अल्कोहल लेते हैं, इथाइल अल्कोहल पता है कि नहीं है? बोल दो फॉर्मूला। गया पीछे, इथाइल अल्कोहल पीछे, इथाइल अल्कोहल। ये मेरा आखिरी साल है भाई, मैं इस साल के बाद पढ़ाई से पढ़ाने से पूरा संन्यास लेने वाला। मैं जंगल भागूंगा या हिमालय की तरफ जाऊंगा। तो देख लो। हाँ बोल। ओ है सिंपल, क्लास 10th से उसको पढ़ते हुए आ रहे हो और अभी पिछले साल तुम लोग को याद था क्या? नहीं। तो भाई इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला तुमको याद नहीं है। C2H5 क्या होता है? OH, C2H5OH। क्लियर? ये हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल और पानी को जैसे मिलाते, इथाइल अल्कोहल क्या होता है समझ में आता है कि नहीं आता है? इथाइल अल्कोहल नहीं, अरे जो ठेके में मिलता है वो इथाइल अल्कोहल। क्लियर? इथाइल अल्कोहल वो वाटर में मिल जाता है, मिसिबल है। ठीक, इथाइल अल्कोहल लिए और वाटर लिए, दोनों को जब मिक्स करेंगे, ठीक, दोनों को जब मिक्स करेंगे तब के केस में तुमको वहां पे जिसका अमाउंट ज्यादा दिखेगा उसको मानना है सॉल्वेंट और जिसका अमाउंट कम दिखेगा उसको मानना है सॉल्यूट। और उस केस में जब दोनों के दोनों का फिजिकल स्टेट वही है जो सॉल्यूट जो सॉल्यूशन का है,
क्लियर। तब के केस में तो हम लोगों ने उसमें से ज्यादा अमाउंट वाले को सॉल्वेंट ले लिया और कम अमाउंट वाले को सॉल्यूट ले लिया। और अगर दोनों इक्वल अमाउंट पे रहते हैं तब के केस में ये लगभग लगभग इम्पॉसिबल है कि दोनों में से कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है पहचान पाना। क्लियर हुआ। वो हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाएगा उसमें से आइडेंटिफाई कर पाना। क्लियर। तो क्यों हम लोग लिए ये समझ में आ गया। इसमें वाटर क्यों लिए और जब सॉरी इसमें वाटर क्यों लिए और कौन से कंडीशन में तुमको ज्यादा अमाउंट वाले को सॉल्वेंट लेना है और कम अमाउंट वाले को सॉल्यूट लेना है। बन जाएगा अब ये। ठीक है। ठीक है भाई। तो यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्यूशन के दो पार्ट्स देख लिया। एक हो जाता है सॉल्वेंट और एक हो जाता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट को बस तुमको डिफाइन करना है। अ सॉल्वेंट in a solution is a component which have similar physical property as फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं फिजिकल स्टेट लिखना। सिमिलर फिजिकल स्टेट as of the solution। as of the solution। क्लियर हुआ ये। तो इसको हम लोग सॉल्वेंट बोलने वाले हैं और ये हर केस में एप्लीकेबल हर केस में एप्लीकेबल है। जैसे मान लो वाटर और अल्कोहल ले लिए। वाटर और अल्कोहल में से पानी को अगर ज्यादा अमाउंट पे लोगे तो अल्कोहल पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। अगर अल्कोहल को ज्यादा अमाउंट पे ले लिया उसमें पानी मिला दोगे तो अल्कोहल में पानी डिसॉल्व हो जाएगा। हो गया क्लियर। तो दोनों ही केसेस में हमारे जो सॉल्वेंट रहेंगे वो चेंज हो जाएंगे फिर। तो उसमें भी ये एप्लीकेबल हुआ कि नहीं हुआ। उसमें भी क्या होगा जो सॉल्वेंट है उसका भी फिजिकल स्टेट और जो सॉल्यूशन है उसका भी फिजिकल स्टेट दोनों का फिजिकल स्टेट कैसा है सेम है। चाहे पानी लेकर के चलो चाहे अल्कोहल लेकर के चलो। क्लियर। बट ज्यादा अमाउंट और कम अमाउंट वाले बोलोगे तो वो स्पेसिफिक केसेस में ही एप्लीकेबल होता है। हर सॉल्यूशन के लिए उसको अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन ये जो डेफिनेशन है ये हर सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल होगा। बन जाएगा अब ये। क्लियर। अब पुराना वाला मत बताना। अब डेफिनेशन में तुमको ये दिखाना। समझे। ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा a solvent in a solution is a component which have similar physical state as of the solution। बन जाएगा। दो एग्जांपल इसमें लिखो सेम वही जो अभी तुम लोग को लिखवाया। पहला नंबर एग्जांपल में क्या लिए थे शुगर सिरप। शुगर सिरप ऑफ 60% शुगर एंड 40% वाटर। क्लियर। तो इसमें क्या हो जाएगा वाटर को ही क्या बोलने वाले हैं सॉल्वेंट। ठीक। और शुगर को क्या बोलेंगे इसमें से सॉल्यूट। सेकेंड एग्जांपल लिखो यहाँ पे बोर्ड में नहीं लिख रहा मैं। सेकेंड एग्जांपल लिखो इथाइल अल्कोहल एंड मिक्सचर ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड वाटर। और सेकंड नंबर केस में लिखना सॉल्यूट सॉल्वेंट हम लोग उसको मान सकते हैं जिसमें अमाउंट ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। क्लियर। इथाइल अल्कोहल और वाटर के केस में लिखो सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड वाटर उसमें लिख लेना सॉल्वेंट विच इज मोर इन क्वांटिटी या अमाउंट। लिख लिए क्या लिख लिए। आगे देखो। अब देखो इस हिसाब से तो ये तुम्हारे सॉल्यूशन के एक बेसिस पे हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया हुआ है। दूसरा बेसिस समझो हालांकि लिखने का नहीं है ये तुमको समझ में आ जाएगा। दूसरा बेसिस जो रहता है सॉल्यूशन जो है इसमें एक कंपोनेंट या सॉल्वेंट वाटर है कि नहीं है। अगर सॉल्वेंट वाटर हुआ तब के केस में जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर। और अगर उसमें वाटर के अलावा दूसरा कोई सा भी लिक्विड यूज किया गया है एज अ सॉल्वेंट
तब के केस में हम लोग उसको बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो वाटर के सॉल्वेंट प्रेजेंट होने के बेसिस पे, मतलब सॉल्वेंट वाटर होने के बेसिस पे और वाटर ना होने के बेसिस पे दो टाइप से तुम्हारा सॉल्यूशन क्लासिफाई होता है। एक हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन जो जिसमें कि सॉल्वेंट क्या है वाटर, और दूसरा हो जाएगा नॉन एक्वस सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट तुम्हारा कोई दूसरा मटेरियल लिक्विड के फॉर्म में होने वाला हो। बन जाएगा, लिखोगे क्या इसको? एक्वा सॉल्यूशन लिखोगे? नहीं? अरे भाई क्लास 10th के केमिकल रिएक्शंस इसको पढ़ते हुए आए हुए हो। लिक्विड जो फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाले जो टर्म्स होते हैं, जैसे लिक्विड हो गया और एक्वस हो गया। एक्वस बोलने का मतलब जैसे HCl को हम लोगों ने दो टाइप से लिया, एक लिक्विड के फॉर्म में और एक HCl को लिया एक्वस फॉर्म में। बोल डिफरेंस बोल दोनों में। ये HCl ही है दोनों, बता। एक लिक्विड है दूसरा एक्वस फॉर्म है। नहीं सेम है, डिफरेंस है। अरे है कि नहीं है भाई? डिफरेंस है तो क्या डिफरेंस है? पीछे हाँ पीछे नहीं, और लिक्विड में ज्यादा अमाउंट में वाटर रहेगा। ठीक, इधर सिंपल। यहाँ पे अगर HCl लिक्विड लिखा हुआ है, जो भी कंपोनेंट लिक्विड के फॉर्म में रहता है वो प्योर फॉर्म में लिक्विड होता है। ये HCl लिखा हुआ है, उसमें कोई सा भी दूसरा मटेरियल और यूज किया ही नहीं गया है, मतलब ये प्योर लिक्विड है। HCl का हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या है, ये प्योर लिक्विड, कोई सा भी और कंपोनेंट इसमें मिक्सअप नहीं हुआ है। समझे इतना? दूसरा, अगर किसी कंपाउंड में एक्वस लिखा हुआ है, बोलने का मतलब वो कंपाउंड जो है वो पानी में घुला हुआ है, सिंपल। तो ये HCl का वाटर में सॉल्यूशन मिलेगा और ये तुम्हारा प्योर HCl लिक्विड फॉर्म है। समझे? ये दोनों एकदम दिमाग में बिठा लो, केमिस्ट्री का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ठीक है भाई। तो एक्वस सॉल्यूशन ये हो गया, लिक्विड हो गया, क्योंकि इसके यूजेस हम लोग को आने वाले चैप्टर्स में भर भर करने हैं। समझे? जब हम लोग अलग अलग टाइप से वैल्यूज फाइंड आउट करने वाले रहेंगे आगे में। क्लियर? तो वहां पे कहीं कहीं पे एक्वस को नहीं लिया जाता, कहीं कहीं पे लिक्विड को नहीं लिया जाता, जो भी वहां पे करना होगा वो सब हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो अगर तुमसे यही आइडेंटिफाई नहीं हो पाया कि एक्वस किसको बोला जा रहा है, उसका मतलब क्या होता है, लिक्विड किसको बोला जा रहा है उसका मतलब क्या हो रहा है, तो अप्लाई करोगे कैसे आगे में फिर उसको? समझे? तो इस वजह से एक्वस और लिक्विड ये दोनों ही स्टेट्स को अच्छे से दिमाग में बिठा लो। एक्वस का मतलब वाटर में सॉल्यूशन और लिक्विड का मतलब कंपाउंड का प्योर लिक्विड स्टेट, प्योर लिक्विड स्टेट। बन जाएगा अब ये? क्लियर है? ठीक है भाई। तो इतने में से तुम्हारे सॉल्यूशंस के बेसिक टर्म्स हो गए कंप्लीट। एक छोटा सा चीज और बचा हुआ है, इसको भी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, फिर तुम्हारा स्टार्ट होगा कंसंट्रेशन टर्म। ठीक, चलो। तो लास्ट, सॉरी आज के क्लास का लास्ट टॉपिक होने वाला होगा ये, देखो ध्यान से। अब तो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो देखा हुआ था वो दो बेसिस पे देखा। एक पहला बेसिस क्या लिया हुआ था, नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेसिस पे, बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी। क्लियर? उसके बाद एक्वस सॉल्वेंट के बेसिस पे, अगर पानी सॉल्वेंट होगा तो एक्वस सॉल्यूशन, पानी सॉल्वेंट नहीं है तब के केस में नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर? अब हम लोग सॉल्यूट और सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट के हिसाब से, सॉल्यूट और सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे टोटल सॉल्यूशन। और सॉल्यूट सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट पे जो सॉल्यूशन होता है टोटल ये 9 टाइप से होंगे। क्लियर? ये कितने होते हैं टोटल? 9 टाइप से। अरे इजी है, ऐसे ही नाम याद हो जाता है। 3 केसेस में सॉलिड को सॉल्यूशन लो, सॉरी सॉल्वेंट लो। 3 केसेस में सॉल्वेंट क्या यूज करना है, सॉलिड। 3 केसेस में सॉल्वेंट क्या यूज करना है, लिक्विड। 3 केसेस में सॉल्वेंट क्या यूज करना है, गैस। 3 3 6 3 9 हो गया। अब जो सॉलिड सॉल्वेंट लिए हुए हो, एक बार उसमें सॉल्यूट यूज करो सॉलिड का, एक बार उसमें सॉल्यूट यूज करो गैस का, एक बार उसमें सॉल्यूट यूज करो लिक्विड का। क्लियर? फिर जब एक काम करता हूं मैं लिख ही देता हूं, पर पंचर हो जाओगे नहीं। देखो 9 टाइप्स बोले टोटल, तो सॉल्यूशन टोटल 3 टाइप्स है। सॉल्यूशन टोटल कितने टाइप्स हैं, 3 टाइप्स। एक को बोलेंगे सॉलिड सॉल्यूशन, एक को बोलेंगे लिक्विड, दूसरे को बोल गैस। क्लियर? क्योंकि उसका जो एक्चुअल फिजिकल स्टेट रहेगा वो गैस ही होगा, अगर गैस है तो। लिक्विड होना रहा तो लिक्विड होगा वो, सिंपल। देखो ध्यान से, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन।
एक ले लेंगे हम लोग सॉल्यूट, एक ले लेंगे हम लोग सॉल्वेंट। इधर तुम्हारा होमवर्क है एग्जाम्पल, ठीक, टेबल बनाओगे पूरा, ठीक है, एग्जाम्पल खुद से लिखना है तुम्हें। सॉल्यूट हो गया सॉल्वेंट, और ये हो जाएगा सॉल्यूशन। पहला हम लोग सॉल्यूशन यहाँ पे यूज करने वाले हैं सॉलिड सॉल्यूशन। बोलने का मतलब जो सॉल्यूट होगा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट। अगर हम लोगों ने सॉल्यूशन कैसा लिया हुआ, सॉलिड, तो सॉल्वेंट भी क्या होगा, सॉलिड, क्योंकि सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट वही होता है जो सॉल्यूशन का होता है। तो सॉल्यूशन कैसा है, सॉलिड सॉल्यूशन है। तब के केस में सॉल्वेंट, तीनों ही केस में 3 केसेस देखेंगे, एक हो जाएगा सॉलिड, दूसरा भी हो जाएगा सॉलिड, और तीसरा भी हो जाएगा यहां से सॉलिड। क्लियर। और सॉल्यूट जो हम लोग यूज करेंगे, 3 डिफरेंट यूज कर लो, एक में ले लो सॉलिड का सॉलिड सॉल्यूट, और एक हो जाएगा लिक्विड सॉल्यूट, और एक हो जाएगा इसमें से गैस सॉल्यूट। समझे। सेम वैसे ही अगला सॉल्यूशन टाइप क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर में लिक्विड ले लो, लिक्विड ले लिए, ये अगर लिक्विड लिए तो सॉल्वेंट तुम्हारा क्या बन जाएगा, तीनों लिक्विड, और ये फिर सेम वही सॉलिड लिक्विड गैस, ये 3 हो गया। और फिर तीसरा सॉल्यूशन क्या लोगे, गैस सॉल्यूशन। तब के केस में सारे सॉल्वेंट्स क्या हो जाएंगे, गैस, और सॉल्यूट क्या हो जाएगा, सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों। तो 9 टाइप हुए कि नहीं हुए, टोटल हो गया। चलिए फटाफट टेबल बनाओ। टेबल बनाओ, टेबल 3 पार्ट्स में, पहले 4 पार्ट्स में डिवाइड करो, इधर छोटे छोटे करना। ये हो जाएगा पहले सॉल्यूशन, फिर हो जाएगा सॉल्यूट, फिर हो जाएगा सॉल्वेंट, और उधर लिखना है तुमको इसके एग्जांपल्स। हो गया पूरा, 9 के 9 लिखिए क्या। ठीक, देखो पहला नंबर सॉलिड सॉल्यूट है और सॉलिड सॉल्वेंट है, एग्जांपल क्या होगा, दोनों ही सॉलिड है, सॉल्यूट भी सॉलिड और सॉल्वेंट भी सॉलिड। हाँ, कुछ भी, उसको कैसे मिक्स करेगा भाई। एक चीज और लिखो तो, डेफिनेशन जहां पे लिखे हुए हैं वहां पे जो पॉइंट्स लिख रहे थे नीचे में एक और पॉइंट लिखो, जो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो अपना आइडेंटिटी लूज करेंगे ही करेंगे, ठीक, और जो कंपोनेंट्स होते हैं कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स, ठीक है, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय यूजिंग, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय यूजिंग सिंपल फिजिकल मेथड्स। पानी और दूध को मिलाओगे तो कैसे छन्नी से छन जाएगा क्या, वो छन्नी में छानो छन जाएगा क्या, पानी अलग और दूध अलग नहीं ना। अगर पानी में चीनी को घोले हुए हो, छन्नी से छानने से वो अलग हो जाएगा क्या, नहीं। तो सिंपल फिजिकल प्रोसेस से हम लोग नहीं उसको सेपरेट कर सकते, उसके लिए फिर हम लोग को कुछ ना कुछ उसमें तिगड़म खेलना पड़ेगा, ठीक। नमक पानी को कैसे अलग करोगे, नमक पानी में से नमक और पानी को कैसे अलग करोगे, कैसे अलग करेंगे, हाँ, गर्म कर दो, सिंपल। जो वाटर रहेगा वो इवेपोरेट होकर बाहर निकल जाएगा, और खाली सॉल्ट जो रहेगा वो बच जाएगा वहां, ठीक है। तो सिंपल फिजिकल प्रोसेस से इसको सेपरेट कर पाना मुश्किल होता है। क्लियर। तो पहले हम लोग को क्या लिया हुआ है, सॉलिड सॉल्वेंट और सॉलिड सॉल्यूट लिए हुए हैं। तो एग्जांपल बताओ भाई, कुछ तो लाओ दिमाग में। नहीं, अरे गाड़ी का जो चक्का होता है देखते हो, जानते हो, व्हील्स जो होते हैं, व्हीकल के जो व्हील होते हैं उनको क्या व्हील बोला जाता है, एलॉय व्हील बोला जाता है, सुने हुए हो कभी। एलॉय का मतलब मेटल्स का मिक्सचर, अलग अलग टाइप के मेटल्स हो या नॉन मेटल्स, उनका मिक्सचर होता है। ये स्टील भी क्या है, एक सॉलिड सॉल्यूशन। इसमें स्टील में भी आयरन मतलब लोहा, और कोल मतलब कोयले का, और साथ साथ इसमें लाइमस्टोन का भी यूज किया जाता है। तो सॉलिड तीनों की यूज किया गया है। क्या है उसमें, सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी क्या है, सॉलिड है। क्लियर। तो एक वो हो जाएगा सॉलिड। दूसरा कॉपर, और उसमें क्या मिलाते हैं,
कॉपर में कुछ मिलाते हैं ना? हाँ, नहीं नहीं, कॉपर में कुछ और, कॉपर में और क्या मिलाते हैं, फिर ब्रास बनता है वो। जिंक मिलाते हैं, हाँ, कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है, कॉपर और जिंक को आपस में मिक्स करेंगे तो क्या बनता है उसमें से, ब्रास। क्लियर हुआ? तो ये एक फॉर्म हो जाएगा। तो इस टाइप से सॉलिड, दो सॉलिड्स को मिलाने के बाद एक नया सॉलिड ही बन रहा है, इसको हम लोग बोल रहे हैं सॉलिड सॉल्यूशन, जिसमें कि सॉल्वेंट भी सॉलिड है और सॉल्यूट भी सॉलिड है, बन जाएगा ये। दूसरा, लिक्विड इन सॉलिड, एग्जांपल, नहीं, जैसे हाइड्रेटेड सॉल्ट ले लिए। हाइड्रेटेड सॉल्ट का मतलब ऐसा ऐसा सॉल्ट जिसमें कि वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो, तो सिंपल उसके बीच बीच में वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे फिर। क्लियर? एक वो हो जाएगा। दूसरा, अगला, लिक्विड गैस इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड में क्या आ जाएगा? एक काम करो, लिक्विड इन सॉलिड बोल रहा है तो लिक्विड इन सॉलिड में वो मत यूज करो, हाइड्रेटेड सॉल्ट मत यूज करो। उसके लिए बेहतरीन एग्जांपल है मर्क्यूरी, जानते हो कौन से फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में। जब उसको गोल्ड के साथ में मिक्स किया जाता है तो मर्क्यूरी और गोल्ड आपस में मिक्सअप हो जाता है, तो मर्क्यूरी कौन सा स्टेट का है? लिक्विड स्टेट का, और गोल्ड कौन सा स्टेट का हो जाएगा? सॉलिड स्टेट का। तो ये तुम्हारा एग्जांपल हो जाएगा लिक्विड इन सॉलिड का। क्लियर? फिर गैस इन सॉलिड बोल रहा है, तो गैस इन सॉलिड बोल रहा है तो इसके लिए तुम्हारा एग्जांपल लिख लो, इसको ये पाओगे भी नहीं। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस जो रहता है ये मिला हुआ रहता है पैलेडियम मेटल के साथ। हाइड्रोजन गैस विथ पैलेडियम मेटल, हाइड्रोजन गैस विथ पैलेडियम मेटल। डन। नेक्स्ट, ये तो हो गया भाई कंप्लीट। लिक्विड वाले में से देख लो, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड को अगर लिक्विड में डालोगे, एग्जांपल शुगर सिरप, शुगर सिरप भी हो जाएगा। दूसरा दूसरा सॉल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर का मतलब ब्राइन सॉल्यूशन होता है, ठीक, याद कर लो। अभी जब अगला वाला चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, उसमें हमारा ब्राइन सॉल्यूशन फिर यूज होना चालू हो जाएगा। ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब सॉल्ट वाटर, लिख लो कहीं पे, सॉल्ट वाटर को ही ब्राइन सॉल्यूशन बोला जाता है। ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब सॉल्ट वाटर, और शुगर सिरप का मतलब शुगर वाटर, ठीक, ये भी हो गया। अगला, गैस इन लिक्विड, ये तो हम लोगों ने सॉलिड इन लिक्विड देख लिया। गैस इन लिक्विड, एग्जांपल सोडा वाटर, सिंपल। जिस कार्बोनेटेड वाटर जो होता है ये हो जाएगा तुम्हारा गैस इन लिक्विड, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है वो भरा हुआ रहता है। क्लियर? अब और लिक्विड इन लिक्विड, पानी को दूध में मिला दो, अल्कोहल को पानी में मिला दो, ये हो जाएगा लिक्विड इन लिक्विड, बन जाएगा ये। नेक्स्ट, सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस, एग्जांपल बताओ भाई, कुछ तो दिमाग लगाओ। नहीं नहीं, लिखो, डस्ट पार्टिकल इन गैस, गैस में डस्ट पार्टिकल भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है, और डस्ट पार्टिकल सॉलिड होता है, डस्ट पार्टिकल इन गैस। क्लियर? गैस में, अब लिक्विड इन गैस, ये तो सॉलिड इन गैस हो गया, लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस, हाँ हाँ, वो भी हो जाएगा, वही तो है। मतलब वाटर वेपर जो रहता है वो गैस में मिला हुआ रहता है। क्लियर? तो वाटर वेपर इन गैस लिखो, वाटर वेपर इन गैस। हो गया? क्या बचा फिर? ये तो बहुत हैवी है भाई, ये लिख लो खुद से, गैस इन गैस क्या होता है? कोई सा भी गैस ले लो, मिक्स करवा दो, रिएक्टिव नहीं होने चाहिए वो। जैसे समझो, जब जब हम लोग वाटर को मिल्क के साथ में मिक्स करते हैं तो जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है उसमें मिक्स और वाटर के बीच में रिएक्शन नहीं होते, समझे? मिक्स जब करेंगे उसको तो वाटर और मिल्क में रिएक्शन नहीं होता। जब हम लोग अल्कोहल को वाटर में मिलाते हैं तो अल्कोहल और वाटर आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, समझे? इथाइल अल्कोहल, मतलब बोलने का ये है कि जैसे मान लो ये मैंने एक सॉल्यूशन लिया और इसमें है C2H5OH, ठीक, और इसमें है H2O, तो इस सॉल्यूशन में H2O मॉलिक्यूल्स अपना इंडिविजुअली घूमता हुआ रहेगा
और C2H5OH मॉलिक्यूल जो है वो अपना इंडिविजुअली घूमता रहेगा, दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करके कोई नया कंपाउंड फॉर्म नहीं करने वाले, इसी को हम लोग बोलते हैं कि नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। समझे इतना? सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कैसे होना चाहिए? नॉन रिएक्टिव। रिएक्शन कर लेता तो फिर वो केमिकल कंपाउंड कुछ दूसरा बना लेगा फिर। समझे? तो ये तुमको दिमाग में बिठा करके रखना है, जो केमिकल कंपाउंड या जो भी कंपाउंड सॉल्यूशन प्रिपेयर करने में यूज किए जाते हैं वो केमिकल रिएक्शन नहीं करने चाहिए, वो नॉन रिएक्टिव होने चाहिए, तभी जाकर के सॉल्यूशन फॉर्म होगा। बन जाएगा ये क्लियर? डेफिनेशन में भी तो लिखवाएगा, दो लिखिए ना वहां पे कि जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होने चाहिए? नॉन रिएक्टिव होने चाहिए। ठीक, रिएक्शन नहीं करते हैं, आपस में मिलते नहीं है, आपस में कोई रिएक्शन नहीं करवाएंगे, आपस में किसी भी टाइप का एक्सचेंज परफॉर्म नहीं करते, फिर भी अपना जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है उसको रिटेन नहीं कर पाते सॉल्यूशन। क्लियर? कंपोनेंट्स अपना इंडिविजुअल आइडेंटिटी सॉल्यूशन में रिटेन नहीं कर पाता, भले ही वो रिएक्शन नहीं करता, लेकिन फिर भी। बन जाएगा इतना? क्लियर है? इतना समझ में आ गया? ठीक, तो आज के लिए तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना था। अब सुन लो पहले, ये जो हम लोगों ने 9 टाइप का देखा हुआ है, हमको बस एक ही टाइप से मतलब है, जो कि होगा तुम्हारा लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है? लिक्विड सॉल्यूशन का जो तीनों टाइप है, सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड और लिक्विड इन लिक्विड। ठीक, इन तीनों के बारे में हम लोग पूरे चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। पूरे चैप्टर में हमारा लिक्विड सॉल्यूशन ही आएगा। अभी थोड़ा सा इनिशियली या फिर बहुत कम अमाउंट पे तुमको सॉलिड सॉल्यूशन और गैस सॉल्यूशन देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद थोड़े से हम लोग टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है? उसके बाद मेजर जो तुम्हारा चैप्टर का पोर्शन है वो हो जाएगा तुम्हारा लिक्विड सॉल्यूशन से रिलेटेड। अब इसमें ध्यान दो, मैं तुमको पहले ही बता रहा हूं, चैप्टर जो है ये बहुत इजी है। ठीक, बहुत ज्यादा हैवी लेवल के इसमें तुमको टॉपिक्स या फिर बहुत ज्यादा हैवी लेवल कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलेगा ही नहीं। अगर 11th क्रॉस करके आ गया हो तो 12th के पूरे सिलेबस तुम्हारे बहुत ही इजी है। ठीक है? बशर्ते थोड़ा सा पेशेंस रख करके पढ़ना। दूसरा चीज, ये जो चैप्टर है और इसके बाद का जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इन दोनों चैप्टर्स के जो न्यूमेरिकल्स रहते हैं अक्सर उनमें बहुत ज्यादा गलती होता है, तो इनके न्यूमेरिकल्स भी हम लोग को करने पड़ेंगे ठीक ठाक तरीके से। क्लियर? और 11th जितना भी तुम छोड़ करके आए हुए रहो, जितना 11th से बचने का कोशिश करो। 11th का कोर्स अगर साइंस लिए हुए हो तो तुम्हारा 12th क्या आने वाले कहीं तक पहुंच जाओ, आने वाले कहीं तक पहुंच जाओ। 11th का तुम्हारा टॉपिक या 11th के जितने भी तुमने वहां पे कोर्सेज पढ़े हुए थे, जितना भी सिलेबस कवर किया हुआ है, हर चीज का यूज तुमको आगे में देखने के लिए मिलना है। भले 11th का तुम्हारे दिमाग से आज के डेट पे सब कुछ उतर चुका हो, लेकिन फिर भी 12th में अप्रोक्सीमेट 50% से भी ज्यादा 11th के सिलेबस को हम लोग रिकॉल करते हुए, भले उसको नोट डाउन नहीं करेंगे, डेप्थ में नहीं पढ़ने वाले, लेकिन रिकॉल जरूर करने वाले। इतना आया समझ में? तो ऐसा नहीं है कि 11th तुम्हारा बर्बाद था तो 12th भी बर्बाद हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन 11th जिसका बर्बाद हो गया है, बस इतना एक्सेप्ट कर लो अपने से, 12th में मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि 11th वैसे भी पूरा का पूरा अयासी में काटे हुए हो। ठीक, तो आ गया है जब अब 12th, तो 12th में थोड़ा मोड़ा उधर का किया हुआ कांड को इधर थोड़ा सा भुगतोगे तब ना मैकअप हो पाएगा वो। समझे? तो 11th में जितना भी ढीला ढाला तरीके से पढ़ा हुआ था वो अब थोड़े से स्ट्रिक्ट हो जाओ। और पहले ही बोल रहा हूं, जिस टॉपिक में तुमको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम जाएगा, बोलने का मतलब उस पर तुमको एफर्ट लगाना ही है। और जिन टॉपिक्स में मैं 11th के चीजों को रिपीट करवाऊंगा या उसको मैं रिवाइज करवाऊंगा, बोलने का मतलब उस टॉपिक को तुमको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें तुम्हारा 11th का भी टॉपिक इन्वॉल्व हुआ है। जैसे अभी हम लोग का कल का जो चैप्टर चलेगा या फिर कल का जो टॉपिक चलने वाला है, ये तुम्हारा कंसंट्रेशन टर्म हो जाएगा। ठीक, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वेट, सॉरी वही है दोनों, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, मास परसेंटेज बाय वॉल्यूम, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, ये जितने भी आएंगे 7 या 8 है, मे बी 8 ही है। क्लियर? तो ये 8 के 8 कंसंट्रेशन टर्म तुम्हारे 11th के हैं, इसको तुमको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इसको तुमको बहुत जगह में यूज करना है। इतना समझ में आया? तो भाई 12th है, बहुत शुरू से या बहुत पहले से ही तुम्हारा सिलेबस हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, तुम्हारे पास पर्याप्त टाइम है, ढिलाई मत करो, मैं पहले ही बता। एक एक दिन में तुमको 10-10 घंटे, 5-5 घंटे, 7-7 घंटे बैठ के पढ़ने का ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। 1 से 1.5 घंटा तक के बीच में तुम्हारा कोचिंग क्लास रहता है, इतना ही घर में जाकर के मेहनत कर दो,
इनसे रिलेटेड जितने टॉपिक्स 11th के हम लोग यूज करते हुए चलते हैं उनको एक बार रिवाइज करने का कोशिश करो, तुम्हारा काम हो गया इतने में। आगे जितने तुम्हारे चैप्टर्स बढ़ते हुए चलेंगे, प्रीवियस चैप्टर्स को बस रिवीजन करते हुए, जैसे फिजिक्स का हम लोग का चैप्टर 1 हो चुका है, अब जब हम लोग चैप्टर 1 पे उतरेंगे तो तुम लोग का नेचर सबसे ये खराब है कि फिर चैप्टर 1 को एक बार खोल करके भी नहीं देखोगे, जबकि पूरा रिवीजन के टाइम पे तुमको प्रीवियस चैप्टर को पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता। अगर तुमने पहला चैप्टर को एक बार ठीक तरीके से पढ़ा हुआ, रिवीजन के टाइम पे बस तुमको उसको ऊपर ऊपर से खाली देखते हुए आगे बढ़ना होता है। अगर पेज ही पलट देते हो, सारे टॉपिक्स का नाम भी देख लेते हो और उनके फॉर्मूले को ही खाली देख लेते हो, इतने में तुम्हारा पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से कवर हो जाएगा और दिमाग में पूरा बैठ जाएगा। क्लियर हुआ इतना? तो ज्यादा मेहनत नहीं करना है भाई, तुमको कोई नहीं बोलेगा, मैं तो खास करके बोलूंगा ही नहीं घर में जाकर 4-4 घंटे 5-5 घंटे पढ़ो। तुम्हारा सिलेबस उसके लायक है ही नहीं 4-4 घंटे के 5-5 घंटे के लायक। तुम्हारा जो सिलेबस है और खास कर बोर्ड टारगेट रखे हुए हो तो एक दिन में 1 घंटे का 1 से 1.5 घंटे कोचिंग, 1.5 से 2 घंटे घर में पढ़ाई सफिशियंट है, आराम से 90 टच कर जाओगे इतने में। लेकिन रेगुलरिटी मेंटेन करना पड़ेगा। फिर ऐसा नहीं है कि आज अभी 4 दिन का साथ साथ पढ़ते गए 1-1 घंटा और उसके बाद 15 दिन का पूरा गैप मार दिए, सोचे कि नहीं हम लोग इकट्ठा कर लेंगे, ना हो पाएगा उतने में। अगर कम अमाउंट पे करना है तो उसको तुमको रेगुलरिटी में करना पड़ेगा, और ज्यादा अमाउंट पे करना है तो फिर तो पता ही है कि कम टाइम पे तुमको बल्क अमाउंट पे करना पड़ेगा। कुछ लोग जो एग्जाम के लिए बैठे रख करके बैठे हुए रहते हैं, एग्जाम आएगा तो फिर पिछले रात में पढ़ करके जाएंगे एग्जाम दिलाने के लिए, तो एक ही रात में पूरा बुक उनको पढ़ना है समझो। और जो पहले दिन से पढ़ते हुए जा रहा है थोड़े थोड़े टॉपिक करते हुए, उसको बर्डन ही नहीं है। पहले दिन में पहला एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा हुआ था, एग्जाम का पहले रात में ही बैठ करके थोड़ा सा टॉपिक पढ़ेगा, वो जो छूटा हुआ रहेगा बस वही, समझे? तो थोड़े थोड़े करने को ज्यादा प्रेफरेंस देना, थोड़े थोड़े अमाउंट पर क्या करो, आराम से किया करो। क्लियर? बहुत ज्यादा सिलेबस तुम्हारा है नहीं, बहुत सिलेबस बहुत रिड्यूस कर दिया गया है। और इतना मैं तो वही सोचता हूँ कि आधे जितने लोग पगलाए पड़े हुए रहते हैं, जिन लोग का दिमाग इधर उधर भागता है, सिलेबस के कम होने की वजह से ही है ये सारा नौटंकी। स्टूडेंट के ब्रेन में प्रेशर बुक की वजह से कैसे आएगा भाई? पढ़ाई जो है, जो चीज तुम्हारा लाइफ को क्रिएट करने वाला है, उसके वजह से किसी को स्ट्रेस कैसे हो सकता है? हाँ, चीजें अगर समझ में नहीं आता है तो चलो एक बार के लिए मान सकते हैं कि पढ़ाई में इच्छा नहीं जाए, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, लेकिन पढ़ाई की वजह से स्ट्रेस, ये तो इम्पॉसिबल बात है फिर। और पता नहीं गवर्नमेंट को भी क्या और कहां कहां से वो रिपोर्ट लेकर के गए हुए हैं और तुम्हारे लिए सिलेबस को, उनको रिपोर्ट ये मिला हुआ है कि स्टूडेंट्स जो हैं ये सिलेबस ज्यादा होने की वजह से स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पा रहे, ये गवर्नमेंट को ये गया हुआ है। अब सोचो जितना बुक का साइज तुम्हारा है, हमारे टाइम की अगर बात करोगे तो हम लोग उससे अप्रोक्सीमेट डबल साइज के बुक्स पढ़ करके आए हुए हैं। हमारे जो पेरेंट्स थे उससे भी और ज्यादा बुक पढ़ करके आए हुए हैं वो, तो भाई वो लोग तो कभी कर रहे थे। अब तुम्हारे जनरेशन में आकर के ऐसा कौन सा जिन में चेंज हो गया है, या ऐसा कौन सा जिन थेरेपी तुम्हारे में डाल दिया गया है जिसके वजह से थोड़ा सा कोर्स ज्यादा होने की वजह से तुम्हारा स्ट्रेस बढ़ना चालू हो जा रहा है? ये तो फालतू वाली बात है, नौटंकी है। और जितना सिलेबस कम कर रहे हैं तुम्हारा दिमाग उतना खाली हो रहा है, और जितना दिमाग खाली हो रहा है उतना कचरा भर रहा है उसमें। पहले बुक ज्यादा पढ़ना पड़ता था तो स्टूडेंट्स के दिमाग में खाली पढ़ाई के एलिमेंट्स घूमते थे, अब पढ़ाई पढ़ाई तो है ही नहीं भाई। 11th का बुक हो, 12th का बुक हो, मैथ्स का बुक तो स्टार्ट करते ही खत्म हो जाता है। एनसीईआरटी का बुक देखे हो कि नहीं देखे हो? 11th और 12th का पेज पलटे मतलब वो खत्म है, मतलब टीचर भी सोचेगा कि हम लोग पढ़ाएं तो पढ़ाएं क्या, इसमें से है ही नहीं उसमें कुछ पढ़ाने के लायक, समझे? तो ये मत सोचो कि हमारा कुछ नहीं है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। क्लियर? अपने आप को वैसे ही पूरा का पूरा माइंड सेट कर लो, ये मत कभी एज्यूम कर लेना कि बहुत ज्यादा पढ़े हुए या बहुत ज्यादा पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है भाई, कुछ भी नहीं पढ़ना है। एकदम पतले पतले 2 फिजिक्स के बुक है, पतले पतले 2 केमिस्ट्री के बुक है, और एक पतला सा तुम्हारा एनसीईआरटी का बायोलॉजी वालों का बायोलॉजी का बुक और मैथ्स वालों का मैथ्स का बुक हो गया, तो इतना ही तो पढ़ना है तुमको। वो मेरे को लगता है कि वो तुम्हारे लिए बहुत कम है, बहुत ही कम। ठीक इसी वजह से मैं यहाँ पे कोर्स का तुमको बढ़ा करके पढ़ाता हूँ, ताकि भेजे में कुछ तो नॉलेज जाए, आगे जाकर के जवाब क्या दोगे? ठीक,
तो एफर्ट डालो थोड़ा सा। 12th क्लास है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना, मैं बार बार बोलो सिलेबस तुम्हारा बहुत कम है, मैं एकदम धीरे धीरे लेकर के चलूंगा। अगर स्पीड में लेते हुए चला, 1.5 घंटे का प्रॉपर डेली बेसिस पे टाइम दे दिया, तो 5 महीने में तुम्हारा सिलेबस में कंप्लीट करवा दूं, तीनों का मैथ्स वालों का मैथ्स तीनों, और बायो वालों का बायो तीन, 5 से 6 महीने में आराम से मैं कवर करवा दूं। ठीक, इतना कम सिलेबस है तुम्हारा, लेकिन फिर भी उसको दिसंबर तक खींचेंगे क्योंकि धीरे धीरे पढ़ना है, और भाई गवर्नमेंट के पास पहुंचा हुआ रिपोर्ट। ठीक, तो भिड़ जाओ अब और 12th का चालू कर दो। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं।